जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आप ट्रैवल विद जावेद चौधरी देख रहे हैं और मैं क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से देखने का मुझे मौका मिला, 113 मुल्क फिर चुका हूँ मैं। तो अब हमने ये जो चैनल बनाया है इसके ऊपर हम आपको गाइड करेंगे कि आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे क्या देख सकते हैं, मैंने क्या देखा और आपको क्या देखना चाहिए। अर्जेंटाइन पहला हमारी डेस्टिनेशन थी जो हमने इस चैनल के ऊपर लगानी शुरू की। अब उस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं तो मैं उन सवालों का जवाब देना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। पहला सवाल ये है कि अर्जेंटाइन क्यों जाना चाहिए और ये कहाँ पे है। पहली बात तो ये है कि अर्जेंटाइन साउथ अमेरिका में है और ये एक्सट्रीम एंड पे है और इसके साथ सिर्फ एक चिली एक मुल्क है जो इसके साथ साथ चलता है और बाकी सारे ममालिक साउथ अमेरिका के जो इससे पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप यहाँ चिली चले जाते हैं या अर्जेंटाइन चले जाते हैं तो वहाँ पे दुनिया ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर साउथ पोल शुरू हो जाते हैं जिसे अंटार्कटिका कहते हैं। और वो एक बर्फ़स्तान है जहाँ पे जमी हुई बर्फ़ें हैं, ग्लेशियर्स हैं और वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। तो वो एक एक्सट्रीम एंड है दुनिया का जहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन जाना अगर वहाँ जाते हैं तो आपके पास दो जो साउथ अमेरिका हैं उस साइड से दो रास्ते हैं। एक चिली है, चिली से वहाँ से आप जहाज़ ले सकते हैं। बैरी जहाज़ होते हैं अमूमन, बैरी जहाज़ जिसको ये आइस ब्रेकर भी कहते हैं, जो बर्फ़ तोड़ के आगे बढ़ते जाते हैं। तो चिली के अंदर से भी आप जहाज़ ले सकते हैं, बैरी जहाज़ ले सकते हैं और वो आपको साउथ पोल पे या अंटार्कटिका ले जाएगा। और लेकिन जो ज़्यादा मशहूर है वो अर्जेंटाइन है। अर्जेंटाइन का अशवाया शहर जिसकी वीडियोज़ आप देख चुके हैं, वो क्योंकि आखिरी शहर है इस साइड पे दुनिया का, वहाँ से जहाज़ बैरी जहाज़ जाते हैं और वो भी आइस ब्रेकर होते हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि साउथ पोल पे जाने के लिए, अंटार्कटिका जाने के लिए चिली और साथ अर्जेंटाइन से खुद कोई जहाज़ नहीं चलता, कोई अपना बैरी जहाज़ इनका नहीं है, कोई अपनी फेरीज़ नहीं है जो वहाँ जा सकें। ये जितनी फेरीज़ हैं यूरोप की हैं, कोई स्पेन से चल रही है, कोई इटली से चल रही है, कोई नॉर्वे से चल रही है, कोई यूके से चल रही है। और ये जहाज़ होते हैं जो आपको 20 दिन का पैकेज देते हैं, 22 दिन का पैकेज देते हैं, कुछ 15 दिन का पैकेज भी देते हैं। ये 5 स्टार पैकेजेस होते हैं, अंदर ही बड़े अच्छे रूम्स बने होते हैं, आप उनके अंदर रहते हैं, वहाँ पे डाइनिंग हॉल होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं। इन्हीं जहाज़ों के अंदर रह के आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। तो ये वो जहाज़ हैं जो अशवाया पहुँचते हैं। अशवाया पहुँचने के बाद यहाँ से फिर ये साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये अशवाया आखिरी डेस्टिनेशन है दुनिया में जहाँ से फिर साउथ पोल पे जाया जाता है और उसके बाद फिर साउथ पोल या अंटार्कटिका रह जाता है। तो अगर तो आप इस सारी तहजीब को देखना चाहते हैं तो फिर आपको अर्जेंटाइन जाना चाहिए। दूसरा, अर्जेंटाइन इसलिए भी अच्छा है कि कल्चरली बड़ा डिफरेंट मुल्क है, यानी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। आप अगर वहाँ जाते हैं तो जो वहाँ पे पीस है, जो एक खुलापन है, वो आपको बड़ा हैरान कर देता है क्योंकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत कम है, रकबा बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके ऊपर चलना शुरू कर दें तो आपको 3600 किलोमीटर आप जा सकते हैं एक साइड से लेकर दूसरी साइड पे। बल्कि जब अशवाया मैं गया और वहाँ से मैंने एक ड्राइवर से पूछा कि अगर मैं बाई रोड वहाँ पे जाना चाहूँ तो कितने दिन लगेंगे, तो उसने कहा हफ़्ता लगेगा कम से कम आपको। अगर हम मसलसल भी चलें तो कम से कम 3 दिन बाद जाके आप ब्यूनस आयरेस पहुँचेंगे जो कैपिटल है उनका। और कैपिटल जो है वो दरमियान में, अगर आप इस साइड पर देखेंगे तो दूसरी साइड पर ब्राज़ील है जहाँ आपको बाकायदा जहाज़ लेके जाना पड़ता है। अगवैसू एक जगह है जिसे जहाँ पे आबशारें हैं बहुत ज़्यादा, दुनिया की सबसे बड़ी आबशारें हैं, वो भी वीडियोस आप देख चुके हैं। तो ब्यूनस आयरेस दरमियान में, मैं सबसे पहले ब्यूनस आयरेस गया और ब्यूनस आयरेस से फिर मैंने एक फ़्लाइट ली और अगवैसू गया और वहाँ पे जाके मैंने 2 दिन गुजारे और उसके बाद फिर वापस ब्यूनस आयरेस आया। और फिर ब्यूनस आयरेस से जो दूसरी एक्सट्रीम है साउथ पोल की तरफ, वो अशवाया शहर है, तो मैं फिर अशवाया गया। तो वो दोनों जो हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। अशवाया जाने के लिए आपको 3.5 घंटे की फ़्लाइट चाहिए, बड़ा दूर है वो। तो 3.5 घंटे बाद आप वहाँ पे अशवाया पहुँचते हैं। तो एक तो अगर आप अर्जेंटाइन जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए और वीज़े के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि इस्लामाबाद के अंदर अर्जेंटाइन की एम्बेसी है। एड्रेस हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इस एड्रेस पर जाके आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वीज़ा आसान है? अर्जेंटाइन का वीज़ा बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे उनका काउंसिल सेक्शन नहीं है, वीज़ा सेक्शन नहीं है और वीज़ा अमूमन वो देते ही नहीं है। और अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपको खासी एफ़र्ट करनी पड़ती है और उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास या अमेरिका का वीज़ा हो या फिर आपके पास यूरोप का वीज़ा हो या फिर इंग्लैंड का वीज़ा हो और आपकी बाकायदा ट्रैवल हिस्ट्री हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अर्जेंटाइन जाके वहाँ से अमेरिका स्लिप होना चाहते हैं या वो दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अर्जेंटाइन को बहुत सारे लोग एक प्लेटफार्म के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं।
एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पे इस्तेमाल करते रहे, तो फिर अर्जेंटाइन ने वीज़े आलमोस्ट बंद किए हुए हैं। अलबत्ता अर्जेंटाइन में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो अर्जेंटाइनीज़ को बड़ी आसानी से वीज़ा दे देती है, लेकिन यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं उनको अमूमन एम्बेसी डिस्करेज करती है। तो मैंने जो वीज़ा लिया था उस पर ज़ाहिर है मुझे भी तरद्दुद करना पड़ा था, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा थी, इस वजह से सारा उन्होंने ये मौका दिया और मैंने वहाँ देखा। तो अमूमन 3 महीने का वीज़ा दिया जाता है जिसमें सिंगल एंट्री भी होती है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आपने डबल एंट्री लेना है वीज़ा, क्योंकि जब आप आबशारें देखने के लिए जाते हैं तो फिर आपको बॉर्डर क्रॉस करके ब्राज़ील जाना पड़ता है या पैराग्वे जाना पड़ता है, और अगर आप वहाँ चले जाएँ तो फिर आपको वापसी के लिए डबल एंट्री वीज़ा चाहिए होता है, क्योंकि जाते हुए ब्राज़ील प्रॉब्लम पैदा नहीं करता, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो अर्जेंटाइन पे बॉर्डर पे आपसे पूछा जाता है कि जनाब आपके पास वीज़ा है। अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा होगा तो फिर आपको दोबारा री एंटर नहीं होने दिया जाएगा और फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। मुझे जो वहाँ पे महसूस हुआ वो ये कि अगर मैं ब्राज़ील का वीज़ा ले जाता तो फिर शायद मैं सारा अर्जेंटीना घूम के या अर्जेंटाइन घूम के फिर मैं वहाँ पे ब्राज़ील चला जाता और वहाँ से फिर मैं साओ पाउलो या फिर राउडी जनेरो जो रियो जिसको कहते हैं वहाँ से फिर मैं वापसी एक फ़्लाइट ले लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। और अगर आप अर्जेंटाइन जाना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप 2 मुल्कों के कम से कम वीज़े लें, ताकि आप आसानी से एक मुल्क देखने के बाद दूसरे मुल्क में जाएं और फिर वहाँ से फिर आप पाकिस्तान वापस आएँ, तो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। अब अगला सवाल ये है कि फ़्लाइट्स कहाँ से लेनी चाहिए। देखिए, साउथ जो अमेरिका है ना, जिसको लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, जिसको लातीनी अमेरिका भी कहा जाता है, ये क्योंकि स्पेनिश ने आबाद किया था जाके या फिर पोर्चुगीज़ ने जाके आबाद किया था, तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन टाइप है फ़्लाइट्स लेने की जो जगह है वो है मैड्रिड। अगर आप स्पेन के शायद मैड्रिड चले जाएं और आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो वहाँ से फिर डायरेक्ट फ़्लाइट्स होते हैं, और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा नहीं है तो फिर आपके पास टर्की का ऑप्शन है, फिर आपको इस्तांबुल से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल सकती है। आप यहाँ से इस्तांबुल जाएँ और वहाँ से फिर अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स की आपको फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। तो आप टर्की जाके वाया टर्की टर्किश एयरलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास गल्फ़ की फ़्लाइट्स जो है ना वो भी ऑप्शन है। आप एमरेट्स ले सकते हैं, आप गल्फ़ एयरलाइन ले सकते हैं, आप इसके अलावा कतर एयरवेज़ ले सकते हैं, इनकी भी ब्यूनस आयर्स की फ़्लाइट्स हैं। लेकिन ये फ़्लाइट्स लंबी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी लंबी फ़्लाइट्स मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स के लिए फिजिबल होगी। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो यही करता हूँ, मैं क्यूबा गया था तो मैंने यही किया था, मैं अर्जेंटीना गया हूँ तो मैंने यही किया था, मैं मैड्रिड जाता हूँ और मैड्रिड से जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो ले लेता हूँ। क्यूबा के लिए 7.5 घंटे की फ़्लाइट थी और अर्जेंटीना के लिए 12 घंटे की 12.5 घंटे की फ़्लाइट थी, यानी इतना दूर है। तो अगर आप यहाँ गल्फ़ की फ़्लाइट्स लेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और ये 16-17 घंटे का सफ़र हो जाएगा जो फिजिबल नहीं है। और अगर आप टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो वो भी बड़ा लंबा सफ़र है। तो बेहतर ये है कि आपके पास अगर शेंजन वीज़ा है तो आप मैड्रिड का वाया इस्तेमाल करें। वहाँ से आइबेरिया जो एयरलाइन है स्पेन की है वो जाती है और रोज़ाना फ़्लाइट्स जाती हैं, यानी पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर जितनी स्पेन से फ़्लाइटें जाती हैं, मैड्रिड से जाती हैं, इतनी दुनिया में किसी और जगह से नहीं जाती। तो अगर आप किसी भी साउथ अमेरिका के मुल्क में जाना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि आप आइबेरिया जो एयरलाइन है वो लें और मैड्रिड से ये फ़्लाइट लें। अब अगर वहाँ जाएँ तो लैंग्वेज क्या बोलनी चाहिए, स्पेनिश लैंग्वेज जो है उनकी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश बहरहाल वहाँ पे लोग समझते हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं समझते लेकिन किसी न किसी हद तक गुजारा हो जाता है। अब करेंसी की क्या सूरत हाल है, वो जो अर्जेंटीना है वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा रिसेशन है, तो उनकी करेंसी फ्लैक्चुएट करती रहती है। जब मैं गया था तो उस वक्त जो उनकी लोकल करेंसी उसका नाम है पैसू, तो वो 950 रुपये जो थे 950 पैसू $1 के बराबर थे। आप $1 देते थे तो आपको 950 पैसू मिलते थे, और मेरे होते हुए वहाँ पे वो 1150 तक चला गया, बल्कि 1200 तक भी चला गया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्रैक डाउन करके फिर उस करेंसी को नीचे लेके आए थे। लेकिन ये याद रखें कि आपके पास वहाँ 2 ऑप्शनस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, जो फिजिबल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के मुताबिक वहाँ पे जो गवर्नमेंट का रेट है वो 350 पैसू है। यानी गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि जी $1 जो है अगर आप हमें देंगे तो हम आपको 350 पैसू देंगे, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो उसके 1000 आपको या 1000 या 1000 से ज़्यादा आपको पैसू मिल जाएंगे। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे 350 पैसों के हिसाब से डॉलर में आपकी डिडक्शन होगी। लेकिन अगर आपके पास डॉलर्स हैं और आप लोकल मार्केट से जाके उसको चेंज करवा लेते हैं तो फिर आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, फिर आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकेंगे, बल्कि 3-4 गुना ज़्यादा आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि करेंसी कहाँ से चेंज करवाई जाए।
पूरे अर्जेंटाइन के अंदर आप किसी जगह से भी करवा सकते हैं। वहाँ उनके मनी चेंजर्स भी हैं, जगह जगह पे दुकानें बनी हैं, और इसके साथ साथ लोग गलियों के अंदर आवाज़ें भी लगाते रहते हैं जी कि आपने अगर करेंसी चेंज करवानी तो करवा लें। लेकिन कुछ जगहों पे नौसरबाज भी होते हैं, वो आपको गलत नोट दे देते हैं, जाली नोट दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आपको ठीक रेट मिल जाता है और आप वहाँ पे नोट देख के तो आप उनके पास से नोट ले लें। वहाँ इतनी ज़्यादा डिवैल्यूशन है कि हर दुकान के अंदर उन्होंने करेंसी मशीन्स रखी हुई हैं। आप जब उनको नोट देते हैं तो नोट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मशीन्स के ज़रिए गिनते हैं, उनको ह्यूमनली गिनना मुमकिन नहीं होता। आप जब $100 चेंज करवाएंगे तो आपके पास इतने ज़्यादा नोट आ जाएंगे जो आपको थैले में डाल के लेके फिरना पड़ेगा। तो इतनी डिवैल्यूशन है वहाँ पे। तो आप करेंसी वहाँ से चेंज करवाएं, आपको क्रेडिट कार्ड वहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनके खाने बड़े अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे हलाल फूड बहुत कम मिलते हैं। कई टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, कुछ मैंने एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट भी तलाश किया था और वहाँ से मैं खाना खाता रहा। अब उनका जो स्टेक है, अर्जेंटाइनी स्टेक, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि उनकी गाय बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो उसके जो स्टेक्स बनाते हैं वो बड़े ही पॉपुलर हैं, बहुत ही, बल्कि पूरा मुल्क स्टेक्स खाता है। वहाँ मैं जब लेबनीज़ रेस्टोरेंट पे गया था तो मैंने उससे फिर हलाल स्टेक्स मंगवाए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हलाल करते हैं और वो कुछ रेस्टोरेंट्स के ऊपर वो गोश्त प्रोवाइड करते हैं, तो मैं भी उन लोगों में। आप यकीन करेंगे जो मैंने स्टेक्स वहाँ पे खाया उनका कमाल ही था, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर आपको हलाल स्टेक मिलता है तो आप उसको ज़रूर एंजॉय करें। वो अपनी ख़ास किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। ये एक खताई टाइप होती है जो 2 सैंडविच टाइप होता है और उसके दरमियान चॉकलेट लगा होता है। ये यहाँ पे भी पाकिस्तान में इस टाइप के बिस्किट्स मिलते हैं और उनके बहुत ज़्यादा, वो हर जगह पे आपको मिलेंगे, आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। कॉफ़ी वो बहुत ज़्यादा पीते हैं वहाँ पे, और इसके अलावा लोकल काफ़ी भी उनकी ब्रांड्स मिल जाते हैं। फिर बर्गर्स आपको मिल सकता है वहाँ पे, मैकडॉनल्ड आपको मिल जाता है, पिज़्ज़ा हट आपको मिल जाता है, आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। लोकल फूड उनकी बहुत अच्छी हैं, आप उनको भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो लोग कैसे हैं? लोग बहुत ही अच्छे हैं जी, बड़े नफीस लोग हैं, नीट एंड क्लीन लोग हैं, और ख़वातीन और मर्द इतने ज़्यादा खूबसूरत है कि आप हैरान ही हो जाते हैं। वहाँ पे ख़वातीन के अंदर मेकअप लगाने का, मेकअप इस्तेमाल करने का कोई रुझान नहीं है। वो ये समझते हैं कि मेकअप सिर्फ बूढ़ों को और बदसूरत लोगों को करना चाहिए। तो वहाँ पे क्योंकि बदसूरत लोग होते नहीं हैं तो इसलिए मेकअप ख़वातीन वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करती। बड़ी स्लिम स्मार्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा नफीस लोग हैं। अगर आप किसी से रास्ता पूछेंगे तो आपकी बाकायदा वो मदद करेगा। बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, कानून की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं, तो आपको वहाँ पे हल्ला गुल्ला नज़र नहीं आता। वहाँ पे फेस्टिवल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो फेस्टिवल मनाते हैं। हर हफ्ते कहीं ना कहीं फेस्टिवल हो रहा होता है और उनके पास पैसे हो ना हो, वो फौरी तौर पे किसी न किसी फेस्टिवल में घुस जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने पैसे खर्च करते हैं। पैसे खर्च करने का बहुत ज़्यादा रुझान है उनके अंदर। बहुत बड़े बड़े घर नहीं बनाएंगे और उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे। पुलिस स्टेट बिल्कुल नहीं, आपको पुलिस किसी जगह नज़र नहीं आती। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम है, इतना कम है कि बड़ी हैरत होती है कि इतने रिसेशन के बावजूद वहाँ पर क्राइम कम है। गवर्नमेंट्स उनकी बड़ी कमज़ोर है और उनकी ठीक ठाक चुतरोल भी हो जाती है। और मैं उनके प्रेसिडेंट हाउस के सामने गया तो वहाँ पे प्रेसिडेंट खुद अपने हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, लोगों को ऐसे ऐसे हाथ ला रहा था और अंदर जा रहा था, यानी सड़क के ऊपर उतर रहा था, किसी ने उनको नहीं रोका। तो ये बहुत उनके अंदर अच्छी चीज़ है। फिर शहर बड़े खुले खुले हैं। ब्यूनस आयरस जो उनका कैपिटल है, बहुत ही खुला शहर है और हर मुल्क के नाम से कोई ना कोई सड़क है, कोई ना कोई पार्क है। पाकिस्तान के नाम से भी एक पार्क है वहाँ पे जो उन्होंने पाकिस्तान को अलाट किया, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक वहाँ पे मोनूमेंट नहीं बनाया। फिर इसी तरह एक सड़क है जो जिसका नाम पाकिस्तान रोड है। तो पाकिस्तान और दूसरे दुनिया के हर मुल्क के लिए उन्होंने कोई ना कोई रोड वक्फ की हुई है, कोई ना कोई पार्क रखा हुआ है। ब्यूनस आयरस के अंदर बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं, इतने ज़्यादा पार्क्स हैं कि आपको हैरत होती है। हर एक ब्लॉक के बाद कोई ना कोई पार्क होता है। फिर जो इनका ओल्ड सिटी है उसके अंदर घूमने फिरने का बड़ा मज़ा आता है। फिर इनका एक पुराना इलाका ला बोका, तो वो जो है वो बड़ा खूबसूरत है। अगर आप ब्यूनस आयरस टाइप करेंगे तो जितनी तस्वीरें निकलेंगी वो सारी की सारी ला बोका से रिलेटेड होंगे। तो आप उसके अंदर कलरफुल किस्म की गलियाँ हैं, कलरफुल किस्म की छतें हैं, तो वो बड़ा देखने वाली जगह है, देखने वाला मुकाम है। इसके अलावा अगर आप इशवाया जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और इशवाया जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, याद रखिएगा आपको बहुत गर्म कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। और दूसरी साइड एग्वेसू जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ह्यूमिडिटी है वहाँ पे गर्म कपड़े ले जाने का कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। वेदर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, 6 महीने वो हमसे डिफरेंट है। अगर यहाँ पाकिस्तान के अंदर गर्मी है तो वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर सर्दियाँ हैं तो वहाँ पे गर्मी है। इस वक्त दिसंबर का महीना है पाकिस्तान में, तो अर्जेंटाइन के अंदर इस वक्त ठीक ठाक किस्म की गर्मी पड़ रही होगी।
और अगर आप वहाँ पे जून जुलाई में जाएं तो वहाँ पे बर्फ़ें पड़ रही होती हैं। तो 6 महीने का फ़र्क है वहाँ उस टेम्परेचर में। मैं अक्टूबर के महीने में गया था तो उस वक्त गर्मी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अशवाया के अंदर ठीक ठाक ठंड थी। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है। बाकी वो बड़े फ़न लवर है जी लोग शाम के वक्त दफ्तरों से निकलते हैं, सारे के सारे पार्क्स में चले जाते हैं। और अगर आप शाम के वक्त जाएँ तो हर पार्क के अंदर आपको हर किस्म के बंदे मिलेंगे। उसमें ख़वातीन होंगी, बच्चे होंगे, फिर बूढ़े होंगे, उसके अंदर लोग वॉक कर रहे होंगे, लोग दौड़ भाग रहे होंगे। वहाँ पे नशा करने की बहुत ज़्यादा आदत है लोगों को, उन्होंने अपना ही नशा बना लिया हुआ है। तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला के, जो सारी चीज़ें स्पेयर होती हैं नशे की, जो थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं, सबको मिला के को अपना सा नशा बना लेते हैं। वो बड़ा ही खौफनाक है। तो उनकी जनरेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा नशे का इस्तेमाल हो गया। लेकिन उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बड़े दिलचस्प हैं कि अगर मरीज़ खुद इलाज करवाना चाहे तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कोई वो खुद तैयार ना हो तो ना उसका वालिद उसका इलाज करवा सकता है, ना बहन भाई, ना बीवी, ना बच्चे उसके इलाज करवा सकते हैं। तो गलियों के अंदर फिर रहे होते हैं। मैंने होमलेस लोग बहुत देखे हैं वहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे वो पड़े हुए थे और नशे के अंदर डूबे हुए थे और कोई उनको उठाने के लिए तैयार नहीं था। फिर शाम के वक्त ये बहुत एक्टिविटी होती है, लोग नहा धो के तैयार होकर रेस्टोरेंटों का रुख करते हैं। एक से एक टॉप का रेस्टोरेंट है पूरे ब्यूनस आयर्स के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर है। तो लोग शाम का खाना जो है ना रेस्टोरेंटों में खाना पसंद करते हैं। अशवाया के अंदर हम जब जाते थे तो सारे रेस्टोरेंट भरे होते थे। दूसरा ब्रेकफास्ट बड़ा ये सादा लेते हैं, लेकिन डिनर बहुत अच्छा करते हैं और लंच भी इनके बड़े अच्छे होते हैं। तो अर्जेंटाइन देखने वाली जगह है। और अगर आप अर्जेंटाइन के मामले में मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स करें और मैं आपको खुद वहाँ पे जवाब दूंगा। एक नंबर बहरहाल हम दे रहे हैं आपको आईबेक्स का। आईबेक्स हमारी अपनी कंपनी है, एक टूरिज़म कंपनी है, पाकिस्तान की पहली बल्कि टूरिज़म कंपनी है जो मुख्तलिफ जगहों पे ग्रुप्स भी लेके जाती है और इंडिविजुअल भी। अब बल्कि इन्होंने वीज़ा सर्विस भी शुरू कर दी हुई है। आपको किसी भी जगह का वीज़ा चाहिए हो या आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो अर्जेंटाइन के मामले में भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं।